नमस्कार दोस्तों, मैं प्रवीण कुमार आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके YouTube चैनल SNG इंस्टीट्यूट में। तो आज हम पढ़ेंगे गणित, जो आपके RBSC ने जो इस बार 2021-22 के लिए नया सिलेबस चेंज किया है, वो वाली बुक पढ़ेंगे अपन गणित। तो आइए पहले जानते हैं अपन पहली प्रश्नावली वास्तविक संख्याएँ, इसको रियल नंबर बोलते हैं। तो सबसे पहले हम इसका वास्तविक संख्याओं का बेसिक पढ़ लेते हैं। बेसिक हम सबसे पहले संख्याओं से पढ़ेंगे। तो संख्याएं देखो कौन कौन सी होती है। वास्तविक संख्याओं से पहले अपन देखेंगे, देखो सबसे पहले अपन प्राकृत संख्याएं पढ़ेंगे। कौन सी संख्याएं? प्राकृत संख्याएं। देखो प्राकृत संख्याएं होती क्या हैं? प्राकृत संख्याएं इसको बोलते हैं नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स प्राकृत संख्याएं। देखो प्राकृत संख्याओं को n से लिखते हैं। प्राकृत संख्याएं होती कौन कौन सी हैं? प्राकृत संख्याएं देखो 1 से शुरू होती हैं, 1 2 3 4 5 6 और ऐसे चलते जाओ आगे, और कहाँ तक जाती है? अनंत तक जाती हैं, ऐसे बढ़ती हुई जाएंगी। उसके बाद में देखो प्राकृत संख्या को नेचुरल नंबर बोलते हैं, n से लिखते हैं। होती कौन कौन सी हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे चली जाएंगी और अनंत तक। प्राकृत संख्याओं के बाद में पढ़ेंगे अपन पूर्ण संख्याएं। इसको 1 नंबर दे दो। दूसरा है पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं, पूर्ण संख्याएं इसको लिखते हैं होल नंबर्स। होल नंबर्स पूर्ण संख्याएं। देखो पूर्ण संख्याएं होती क्या है? पूर्ण संख्याओं को W से लिखते हैं, W द्वारा दर्शाते हैं इसको। पूर्ण संख्या होती है, प्राकृत संख्याओं में मैं 0 और जोड़ दूं। प्राकृत संख्याओं में अगर 0 और जुड़ जाए, प्राकृत संख्याओं का समूह है ना, इसमें 0 और जुड़ जाएगा। जैसे 0 1 2 3 4 5 6 और ऐसे, ये हो गई पूर्ण संख्याएं। उसके बाद में अपन पढ़ेंगे पूर्णांक संख्याएं। कौन सी संख्याएं? पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक संख्याएं देखो, पूर्णांक संख्याओं को लिखते हैं, बोलते हैं इसको इंटीजर्स नंबर। इंटीजर्स नंबर। इंटीजर्स नंबर देखो इसको लिखते हैं किससे? Z से। किससे लिखते हैं इसको? Z से लिखते हैं, ठीक है। तो Z से लिखते हैं। अब इंटीजर्स नंबर देखो पूर्णांक संख्याएं। यदि मैं पूर्ण संख्याओं में देखूं, पूर्ण संख्याओं में 0 है और प्लस की 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसी ये वाला समूह, प्लस की प्राकृत संख्याओं का समूह। यदि मैं प्राकृत संख्याओं का ऋणात्मक समूह और ले लेता हूँ, ऋणात्मक संख्याओं का समूह और ले लेता हूँ और इसमें जोड़ देता हूँ किसमें? पूर्ण संख्याओं में, तो पूर्णांक संख्याएं प्राप्त हो जाएंगी। जैसे मैंने पूर्ण संख्या लिख ली 0 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे, ये अनंत तक जा रही है, प्लस अनंत तक। लेकिन यदि मैं इसमें जो प्राकृत संख्या है उसका ऋणात्मक समूह भी जोड़ दूँ, जैसे -1 -2 -3 -4 और ऐसे माइनस अनंत तक, तो ये संख्या हो गई पूर्णांक संख्याएं। उसके बाद में पढ़ेंगे अपन परिमेय संख्याएं। कौन सी संख्याएं? परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याओं को लिखते हैं रैशनल नंबर्स। इसको बोलते हैं रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याओं को लिखते हैं Q से। Q से डिफाइन करते हैं इसको। किससे करते हैं इसको डिफाइन? Q से डिफाइन करते हैं इसको, ठीक है। Q से डिफाइन करते हैं। जैसे परिमेय संख्याएं Q से डिफाइन करते हैं। और इसको परिमेय संख्या होती है, परिभाषा होती है इसको। देखो सबसे पहले परिमेय संख्या लिखेंगे, इसकी परिभाषा लिखेंगे। ऐसी संख्याएं, क्या लिखेंगे? ऐसी संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में लिख सकते हैं। जिन्हें P/Q के रूप में लिख सकते हैं। लिख सकते हैं। ऐसी संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में लिख सकते हैं। ऐसी संख्याएं जिसको मतलब P/Q मतलब अंश और हर के रूप में लिख सकते हैं। अच्छा, इसमें एक शर्त होनी चाहिए। पहली शर्त तो क्या है इसमें? देखो परिमेय संख्या को लिखने के लिए जहाँ पे देखो क्या, जहाँ P तथा Q, जहाँ P तथा Q क्या है? पूर्णांक है। क्या है? पूर्णांक संख्याएं हैं। कैसी संख्याएं हैं? पूर्णांक संख्याएं हैं, ठीक है। और दूसरी बात, दूसरी शर्त क्या कह रहा है इसमें? Q का मान क्या नहीं होना चाहिए? Q का मान क्या नहीं होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। Q नॉट इक्वल टू 0। अच्छा देखो P/Q के रूप में कोई सी संख्या लिख सकते हैं। कौन सी संख्याओं को लिख सकते हैं? परिमेय संख्याओं को, जहाँ पे P और Q क्या है? पूर्णांक है। और Q का मान कितना नहीं होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए। उसके बाद में देखो जैसे मैंने लिख दिया 3/4, ठीक है।
3/4, 3/4 कैसी है? परिमेय संख्या, जिसको मतलब अंश और हर के रूप में ले सकते हैं। 7/2, 5/1 ऐसे लिख सकते हैं। और देखो पूर्णांक संख्याएं तो कौन सी हैं? माइनस की भी है और प्लस की भी है। तो माइनस की ले सकता हूँ मैं -4/-2, -1/7 ऐसे, -3/4 ऐसे कोई भी संख्या ले सकता हूँ। लेकिन अगर मैं कहूँ जैसे 3 है, 3 बताओ परिमेय संख्या है कि नहीं? 3 परिमेय संख्या है। 3 परिमेय संख्या कैसे है? 3 को क्या लिख सकता हूँ मैं? 3/1 लिख सकता हूँ। 3 परिमेय संख्या क्यों है? क्योंकि 3 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 3/1, कोई भी संख्या उसके नीचे 1 लगा सकता हूँ मैं, वही संख्या रहेगी। ठीक है। उसके बाद में क्या देखो मैं दूसरा, अब एक मैं उदाहरण लेता हूँ, देखो P/Q के रूप में। Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। अब मैं लेता हूँ जैसे 4/0, तो बताओ 4/0 परिमेय संख्या है क्या? नहीं है, क्योंकि Q का मान क्या आ गया? अब की बार 0 आ गया। P का मान तो 4 है, Q का मान 0 है, इसलिए ये परिमेय संख्या नहीं है। उसके बाद में पढ़ेंगे हम 5वें नंबर पे अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याओं को बोलते हैं इररेशनल नंबर्स। अपरिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं बिल्कुल परिमेय संख्याओं का उल्टा। ऐसी संख्याएं जिनको, परिमेय संख्या कौन सी थी? ऐसी संख्याएं जिनको P/Q के रूप में लिख सकते हैं। और अपरिमेय संख्या क्या आएगी इसकी परिभाषा? ऐसी संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं। तो कौन सी संख्या कहलाएंगी? वो अपरिमेय संख्याएं। अब देखो जैसे उदाहरण देखो। अच्छा, अपरिमेय संख्याओं को किससे डिनोट करते हैं, किससे लिखते हैं? Q और इसकी पावर में C छोटा सा, इसको बोलते हैं, C को बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट। आप बस इतना ध्यान रखना, क्योंकि पावर जो Q के ऊपर पावर के रूप में जैसे C है छोटा सा, उसको बोलते हैं अपरिमेय संख्याओं का समूह है, प्रतीक है, उसका सिंबल है। अच्छा, तो अपरिमेय संख्या कौन सी हुई? √2, √3। ठीक है, ये कैसी संख्याएं हैं? अपरिमेय संख्याएं। उसके बाद में देखो जैसे पाई है ना, पाई भी क्या है? अपरिमेय संख्या है। और यहाँ पे देखो पाई का मान कितना होता है? 22/7। तो 22/7 बताओ परिमेय संख्या है कि नहीं? 22/7 परिमेय संख्या है, क्योंकि P/Q के रूप में लिख सकते हैं, इसलिए ये तो परिमेय संख्या है। यहाँ P का मान तो 22 है, Q का मान 7 है, लेकिन पाई की वैल्यू तो 22/7 है। जो पाई है ना, ये तो अपरिमेय संख्या है और 22/7 परिमेय संख्या है। लेकिन ध्यान रखना, जो पाई का मान है ना, बिल्कुल एग्जैक्ट किसके बराबर नहीं होता है? 22/7 के बराबर नहीं होता, केवल ये इसके लगभग बराबर होता है। उसके बाद में अपन पढ़ेंगे 6 नंबर पे वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं बोलते हैं अपन जो अपनी यूनिट का नाम है रियल नंबर्स। देखो वास्तविक संख्याएं कौन सी होती हैं? वास्तविक संख्याएं होती हैं परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का समूह। क्या होती हैं? वास्तविक संख्याएं होती हैं। वास्तविक संख्याएं होती है परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं का समूह होता है। परिमेय संख्या तो कौन सी थी अपनी? जिसको P/Q के रूप में लिख सकते थे। अपरिमेय संख्याएं जिसको P/Q के रूप में नहीं लिख सकते थे। तो ये सब कैसी, अगर दोनों को मैं जोड़ दूं, परिमेय संख्याओं को और अपरिमेय संख्याओं का मिक्स कर दूं, इनको जोड़ दूं, तो कौन सी संख्याएं प्राप्त हो जाएंगी? वास्तविक संख्याएं। तो इसकी परिभाषा लिख दो, परिमेय तथा, क्या लिखोगे? परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं का समूह। परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं का समूह। अपरिमेय संख्याओं का समूह क्या कहलाती है? वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। अब जैसे उदाहरण देखो, उदाहरण सब लिख सकते हो आप, ये वाले इसके भी उदाहरण लिख दो और इसके भी उदाहरण लिख दो। जैसे 22/7 और 4/11 -5/3, ऐसे अनेक उदाहरण लिख दो। पाई लिख दो, √2 लिख दो, √5 लिख दो। ये सारे के सारे कैसी हैं? वास्तविक संख्याएं हैं। तो एक बार देखो दोस्तों दोबारा से, प्राकृत संख्याएं कौन सी होती है? नेचुरल नंबर्स बोलते हैं इसको। बड़े n से लिखते हैं इसको
1 2 3 4 5 6 और अनंत तक जाती हैं, तो ये प्राकृत संख्या हो गई। पूर्ण संख्याएं होती हैं, अगर प्राकृत संख्याओं के समूह में मैं 0 और जोड़ दूं तो कौन सी संख्याएं हो जाएंगी? पूर्ण संख्याएं। जैसे ये फिर 0 से शुरू होंगी, 0 1 2 3 4 5 6 और अनंत तक जाएंगी। इसको बड़े W से लिखते हैं, W से डिनोट करते हैं। उसके बाद में पूर्णांक संख्याएं देखिए, पूर्णांक संख्या को बोलते हैं इंटीजर्स नंबर, इसको लिखते हैं Z से। अगर मैं देखो पूर्णांक संख्या है ना, पूर्णांक संख्या यहाँ से 0 से है और यहाँ तक जा रही है प्लस से, इधर जा रही है प्लस की तरफ जा रही है, प्लस अनंत की तरफ। और मैं इसमें क्या जोड़ दूँ? प्राकृत संख्याओं का माइनस, प्राकृत संख्याओं का समूह है ना, उसमें ऋणात्मक वाली संख्याएं और जोड़ दूं तो कौन सी संख्याएं हो जाएंगी? वो पूर्णांक संख्याएं हो जाएंगी। यहाँ से 1 से तो शुरू करते हैं, इसको तो बोलते हैं धनात्मक पूर्णांक संख्याएं। कौन सी बोलते हैं इसको? धनात्मक पूर्णांक संख्याएं। और यहाँ से माइनस से शुरू करते हैं, इसको बोलते हैं ऋणात्मक पूर्णांक संख्याएं, ठीक है। और जो 0 है ना, 0 ध्यान रखना, ना तो प्लस, ना तो धनात्मक है, ना ही ऋणात्मक है। उसके बाद में परिमेय संख्या देखो, ऐसी संख्या जिसको P/Q के रूप में लिख सकते हैं। और जहाँ पे देखो कंडीशन लग रही है P और Q क्या है, यहाँ पे पूर्णांक होना चाहिए। पूर्णांक संख्या प्लस Q चाहे माइनस Q होना चाहिए, P और Q। उसके बाद में जो Q है इसका मान कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। ऐसे अपन उदाहरण लिख सकते हैं, लेकिन हमने लिखा था Q का मान क्या नहीं होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए, परिमेय संख्या नहीं है। और 22/7 भी क्या है? परिमेय संख्या है। लेकिन अब देखो यहाँ पे पाई है ना, अपरिमेय संख्या है। देखो अपरिमेय संख्या की परिभाषा ऐसी संख्या है जिसको P/Q के रूप में नहीं लिख सकते। √2 हुआ, √3 हुआ, पाई हुआ, पाई है ना, पाई को देखो क्या नहीं लिख सकते? पाई/1 नहीं लिख सकते। और इसको √2/1 नहीं लिख सकते, क्योंकि √2 क्या नहीं है? पूर्ण संख्या, एक पूरी संख्या, पूर्ण संख्या नहीं है। √3 भी पूर्ण संख्या नहीं है। और पाई का मान है ना, पाई का मान लगभग है ना, लगभग होता है इसके 22/7 के बराबर। मतलब बराबर नहीं होता, केवल लगभग बराबर होता है, ठीक है। ये इसका ध्यान रखना। और उसके बाद में देखो वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर्स, परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याओं का समूह क्या कहलाएगा? वास्तविक संख्या कहलाएगा। तो देखो दोस्तों, एक बार अपन बेसिक चीज़ पढ़ लेते हैं। एलसीएम और एचसीएफ जो अपनी पहली प्रश्नावली, उसमें एलसीएम एचसीएफ ही है, एचसीएफ पे टिकी हुई है। ये एचसीएफ इसका बेस है, तो इसके बारे में एक बार पढ़ लेते हैं। तो एलसीएम क्या होता है? एलसीएम होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। क्या होता है? मल्टीपल। इसको हिंदी में बोलते हैं, क्या बोलते हैं हिंदी में इसको? लघुत्तम समापवर्त्य। लघुत्तम समापवर्त्य किसको बोलते हैं? एलसीएम को। और एचसीएफ को क्या बोलते हैं? एचसीएफ देखो, एचसीएफ को, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है एचसीएफ की? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हिंदी में बोलते हैं इसको महत्तम समापवर्त्य। महत्तम समापवर्त्य किसको बोलते हैं? एचसीएफ को। अब एक बार देख लो, जो अपनी पहली प्रश्नावली है उसका जो पहला क्वेश्चन है उसको करना तो किसके अनुसार है? यूक्लिड विभाजन प्रमेय के अनुसार करना है। लेकिन देखो अपनी बुक में पहले का पहला क्वेश्चन 135 और 225 का एचसीएफ ज्ञात करना है, लेकिन कौन सी विधि से? यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। लेकिन मैं आपको समझाने के लिए बेसिक विधि से, आपको जो अपनी अभाज्य गुणनखंड विधि है उससे समझाने की कोशिश करूँगा। तो आप एक बार बेसिक पढ़ लेते हैं, उसके बाद में अपन अपनी जो प्रश्नावली जो बुक में दे रखा है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका वो पढ़ेंगे। तो 135 और 225 का क्या करेंगे? एचसीएफ ज्ञात करेंगे। मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ एलसीएम एचसीएफ एक बार आपको समझाने के लिए। तो 135 और क्या करेंगे? 225 का क्या करेंगे? अभाज्य गुणनखंड। तो देखो 135 है, 135 का अभाज्य गुणनखंड करने के लिए क्या करेंगे? 135 का अभाज्य गुणनखंड करने के लिए सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है? 2 का भाग नहीं जाएगा। उसके बाद में अभाज्य संख्या होती है 3 का भाग देंगे। तो 3 का भाग देंगे इसमें, देखो 3 का भाग दिया, 3 चौक 12, बच गया 1, हो गई 15, 3 पंजू 15, और 3 का भाग देंगे दोबारा से, 3 एकम 3, बच गया 1, हो गई 15, 3 पंजू 15। अब वापस से 3 का भाग दिया, 3 पंजू 15। अब 5 में किसका जाएगा? 5 का ही जाएगा, 5 एकम 5। अब 225 में भाग दो किसका? 2 का नहीं जाएगा, इकाई का अंक 5 है, तो 3 का दे। तो 3 का दिया, 3 सत्तू 21, बच गया 1, हो गई 15, 3 पंजू 15। अब 3 का दिया, 3 दूनी
6 बच गया 1 हो गया 15, 3 पंजू 15। अब किस में 25 में किसका भाग जाएगा, 3 का तो नहीं जाएगा, तो किसका देंगे, 5 का देंगे। 5 25 और 5 एकम 5। तो क्या करेंगे 135 के टुकड़े लिख लो, 135 के टुकड़े लिखो, कितना आया 135 का 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5। इसको घात के रूप में लिखो। 3 की घात कितनी है 3, 1 2 3, तो 3 की घात 3 और 5, तो 5 की घात कितनी है, जब 5 एक बार ही है तो 5 की घात 1। उसके बाद में 225। अब देखो 225 के टुकड़े लिखो, 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5। इसके टुकड़े लिखो, तो 3 की घात कितनी हो गई 2 गुणा में 5 की घात 2 बार गुणा है तो 2, ठीक है। उसके बाद में तो दोस्तों देखो इसका एलसीएम निकालेंगे, क्या निकालेंगे एलसीएम, इसका एलसीएम निकालो। तो इसका एलसीएम निकालेंगे तो 3 की, इसमें कॉमन देखो सबसे पहले क्या आ रहा है, यहाँ पे 3 आ रहा है कॉमन और यहाँ पे भी 3 आ रहा है कॉमन, ठीक है। 3 आ रहा है तो 3 लिखो। अब 3 की घात एलसीएम में क्या लेंगे, अधिकतम या कम से कम। एलसीएम में ध्यान रखना कॉमन आ रहा है ना उसकी अधिकतम घात लेते हैं। तो 3 की घात यहाँ पे 2 है, 3 की घात यहाँ पे 3 है, तो अधिकतम घात है 3, तो 3 की घात 3 ले ली मैंने, फिर गुणा का निशान लगाया। अब कोई कॉमन आ रहा है, 5 भी यहाँ भी कॉमन है यहाँ भी कॉमन है, तो 5 की घात अधिकतम लेंगे। यहाँ पे 5 की घात 1 है, यहाँ पे 5 की घात 2 है, तो मैंने 5 की घात 2 ले ली। अब इसको हल कर लो, 3 गुणा में 3 गुणा में 3 और 5 की घात 2 है तो 5 गुणा में 5। इसको हल करो, 3 तियाँ 9, 9 तियाँ 27 गुणा में 5 25। हल कर लो इसको, 5 7 35, हासिल 3, 5 दूनी 10 और 3 13, 2 7 14, हासिल 1, 2 दूनी 4 और 1 5, 5 7 6, 675 क्या है इसका एलसीएम आया। उसके बाद में देखो एचसीएफ कैसे ज्ञात करेंगे। एचसीएफ ज्ञात करने के लिए दोबारा देखो, एचसीएफ ज्ञात करने के लिए वापस देखो कॉमन क्या क्या आ रहा है। कॉमन देखो वापस से क्या आ रहा है, इसमें क्या आ रहा है 3 आ रहा है, इधर भी 3 आ रहा है, कॉमन आ रहा है, तो ये वाला 3 और ये वाला 3 कॉमन आ रहा है इसमें। अब क्या करेंगे 3 ले लिया मैंने। एलसीएम में तो क्या किया था हमने अधिकतम घात ली थी, लेकिन एचसीएफ में कम से कम घात लेंगे। तो इसकी घात 3 की घात 3 है, यहाँ पे 3 की घात 2 है, छोटी घात 3 की घात 2 है, तो 3 की घात 2 ले ली मैंने। उसके बाद में देखो 5 यहाँ भी कॉमन आ रहा है यहाँ भी है, दोनों में है तो 5 कॉमन आ रहा है, तो 5 मैंने कॉमन ले लिया। घात क्या लेंगे कम से कम एचसीएफ में, तो 5 की घात 1 मैंने कॉमन ले ली। अब इसको हल करो, 3 की घात 2 मतलब 3 गुणा में 3 और 5 की घात 1 मतलब 5, तो 3 तियाँ 9 और 9 पंजू 45। यही हमारा क्या है एचसीएफ है, यही आंसर है। तो देखो अपना क्वेश्चन है पहले का, दूसरा अगला है 196 और 38 220 का। इसका भी वापस से एक बार बेसिक विधि से करेंगे, अभाज्य गुणनखंड विधि से करेंगे, भाग विधि से। तो 196 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो इसमें भाग दिया किसका 2 का देंगे, कितने बार गया 2 नीम 18 बच गया 1 हो गई 16, 2 8 16, ठीक है। अब 2 का ही जाएगा वापस से, 2 चौक 8 बच गया 1 हो गई 18, 2 नीम 18। अब किसका जाएगा 49 में 7 का जा रहा है सीधा सीधा, तो 7 का दे दिया 7 7 49 और 7 का दे दिया 1 बार गया। देखो 196 को गया। अब करेंगे 38 220 का। इकाई अंक 0 2 4 6 8 हो तो 2 का भाग चला जाएगा, उसमें 2 का भाग दिया, 19 दूनी 38 और 11 दूनी 22 और 0 का 0 लिख दिया हमने। अब वापस से इकाई अंक 0 है तो 2 का भाग चला जाएगा, 2 नीम 18 बच गया 1 हो गई 11, 2 पंजू 10, वापस से 11 हुए यहाँ पे 2 पंजू 10, यहाँ पे 1 बचा था ये 0 हो गया तो 2 पंजू 10। अब उसके बाद में जाएगा किसका, अब 2 का तो नहीं जाएगा, अब 3 का भाग देंगे, तो 3 का दिया 3 तियाँ 9, वापस से दिया किसका 3 का, देखो जाएगा क्या इसमें 3 छंगा, अब 3 का भाग दो इसमें, इसमें 3 एकम 3 दिया 18 में 3 छिंग 18 और 5 बच गया, 3 का भाग पूरा नहीं जाएगा इसलिए किसका देंगे 5 का भाग दिया, तो 5 का भाग देंगे तो देखो तो 5 छिंगा 30 बच गया 1 हो गए 18, तो 5 तियाँ 15 बच गई 3 हो गए 35, 5 7 35। अब किसका जाएगा 5 का भाग नहीं जाएगा इसमें पूरा पूरा, तो किसका देंगे 7 का भाग देंगे, अगली अभाज्य संख्या का देंगे, तो 7 का भाग दिया 7 नीम 63 7 एकम 7। अब वापस से किसका देंगे 7 का भाग देंगे एक बार, देखो 7 एकम 7 और बच गए कितने 2 हो गए 21 7 तियाँ 21, तो 13 तो अभाज्य संख्या है, 13 में 1 का भाग गया जाए, 13 का ही भाग जाएगा, एक बार गया। अब वापस से 196 और किसका 38 220 का क्या लिखें टुकड़े लिखो, लिखो टुकड़े इसके। तो 196 का था 2 गुणा में 2 गुणा में 7 गुणा में 7, इसको घात के रूप में लिखो, तो 2 की घात तो 2 गुणा में 7 की घात कितनी आएगी 2 आएगी, क्योंकि 7 2 बार गुणा है तो 2 घात 2 कितने बार गुणा है 2 बार, तो 2 की घात 2।
अब उसके 38,220 का टुकड़े लिखो, 2 गुणा में 2 गुणा में 3 गुणा में 5 गुणा में 7 गुणा में 7 गुणा में 13। ठीक है, अब वापस से इसको घात के रूप में लिखो। 2 की घात कितनी, इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। 2 की घात कितनी, 2 की घात 2, 3 की घात 1, 5 की घात 1, 7 की घात 2 गुणा में 13। जितने बार गुणा में उसको मैंने घात के रूप में लिख दी। अब क्या निकालेंगे इसका LCM। LCM निकालो। देखो 2 यहाँ पे कॉमन है, 2 यहाँ पे कॉमन है, और क्या करते हैं LCM में मैंने 2 लिख लिया। घात क्या लेंगे, अधिकतम। यहाँ भी 2 घात है, यहाँ भी 2 घात है, तो 2 की घात 2। अब गुणा में 7 यहाँ पे कॉमन आ रहा है, यहाँ पे भी कॉमन आ रहा है, तो मैंने 7 ले लिया, लेकिन घात क्या लेंगे, अधिकतम। तो 7 देखो 2 की घात, यहाँ पे 2 घात है तो 2 ले लिया मैंने गुणा में। अब देखो उसके बाद में एलसीएम में क्या करते हैं, बाकी जो बची संख्या है ना उसको भी लिखते हैं। देखो ये 2 कॉमन यहाँ पे ये वाले तो आ गए, उसके बाद में बचा क्या, 3 की घात 1 बची, 5 की घात 1 बची और 13 बचा। तो क्या लिख दोगे, 3 की घात 1 गुणा में 5 की घात 1 गुणा में 13। ठीक है, यहाँ पे 13 की हमने घात के रूप में लिख लिया 1। ठीक है, यहाँ भी 13 की घात 1। अब कर लो इसको गुणा, एक बार इसको प्रसार के रूप में लिखेंगे। देखो 2 गुणा में 2 गुणा में 7 गुणा में 7 गुणा में 3 की घात 1 है तो 3, 5 की घात 1 है तो 1 गुणा 5 और गुणा में 13 की घात 1 है तो 13। तो इसको क्या लिखेंगे, 2 की घात 2, 2 दूनी 4, 4 7 28 लिख लिया मैंने गुणा में। 7 दूनी 14, 7 तियाँ 21, गुण क्या किया 5 और 13 गुणा किया, 13 पंजू 65। तो हम सब इसको गुणा करेंगे तो आएगा हमारा 37,560। ये हमारा क्या है, एलसीएम है। उसके बाद हमें एचसीएफ ज्ञात करेंगे। एचसीएफ देखो क्या आया हमारा एचसीएफ, वापस से कॉमन देखो क्या क्या कॉमन आ रहा है, इसको हटाओ एक बार, वापस से देखो क्या कॉमन आ रहा है। यहाँ पे 2 की घात 2 है, यहाँ पे 2 की घात 2 है, तो मैंने 2 ले लिया। घात क्या लेंगे एचसीएफ में, कम से कम। यहाँ पे 2 की घात 2 है, 2 की घात 2 है, तो बराबर है, तो 2 की घात 2 ले लिया हमने गुणा में। कॉमन देखो यहाँ पे 7 आ रहा है, यहाँ पे 7 आ रहा है, मैंने 7 ले लिया। उसके बाद में घात क्या लेंगे, कम से कम। यहाँ पे घात क्या आ रही है, 2 आ रही है, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे घात 2 आ रही है ये वाली, और ये वाली घात क्या आ रही है 2, बराबर है, तो 2 ले लिया मैंने। इसको गुणा कर लो, खोल लो इसको, 2 गुणा में 2 और 7 गुणा में 7, तो 2 दूनी 50 को 4 से गुणा करेंगे तो आएगा 1965। ये हमारा क्या है, एचसीएफ है। तो ऐसे ज्ञात करते हैं अपन एचसीएफ। अगर अगले वाले वीडियो में पढ़ेंगे अपन जो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का है, उससे एचसीएफ ज्ञात करना। दोस्तों आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। अगर अगला अपन वीडियो में पढ़ेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, उससे एचसीएफ ज्ञात करना। आप अगर हमारे चैनल पर नए आए तो हमारे चैनल को कृपया सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।